वह करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। एक बड़ी इस पूरी घटना के बाद बीजेपी का तो हमला होना ही था, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो किसी भी तरीके से एक मंच पर नहीं आ पा रहे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे को लड़ाई उनकी रहती है हमेशा, उसमें आज कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पे निशाना साधा और राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, गैर बीजेपी नेता और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी की इस तरीके से मानहानि मामले में फंसाना ठीक नहीं। अदालत का सम्मान करता है, लेकिन इस फैसले से असहमति है। तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया और कम से कम इस मामले पर विपक्षी एकजुटता होती दिखाई पड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था, उन्होंने इस मामले का जब फैसला आया तो उस पर खुशी जताई और क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई, उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपना बयान दिया और कहा कि शब्दों की वोट शास्त्रों से ज्यादा जो चोट होती है वो गहरी होती है। इस राहुल गांधी को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर, और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक मत से इसके ऊपर राहुल गांधी के जो पूरा मामला है उसे कह रही है कि देखिए राहुल गांधी ने जो कहा वो भुगत रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस जो है उसने ना सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए जो कोर्ट है उसको भी आड़े हाथों लिया। राहुल जी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि के मामले में, हालांकि जमानत भी मिल गई है, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखो, इसके ऊपर सविस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो सविस्तर से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा, और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है, कौन सी चीज छोड़ी है, और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ। राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे। मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा, और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के फैसले का हवाला देते हुए यह बात कही जा रही है। लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था।
जिसमें यह कहा गया था कि न्यूनतम 2 साल की सजा अगर होती है तो इस सूरत में किसी सांसद, विधायक या पार्षद की सदस्यता तत्काल चली जानी चाहिए। इस फैसले में पुरानी स्थिति को खारिज किया गया था कि सारे न्यायिक उपाय हासिल करने तक सदस्यता बनी रहेगी। इस फैसले में जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8 पैराग्राफ 4 को खत्म कर दिया था, जिसका जनप्रतिनिधियों को अपील के लिए 3 महीने का समय मिलता था। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, मतलब कुछ उदाहरण हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सजा 2 साल की सजा के बाद तुरंत चली गई थी। और ऐसा अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अभी सूत्र इस तरह से एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी भी इस ओर सोच रही है, लोकसभा में इसके लिए पिटीशन की जा सकती है, स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा। तो ये कुल मिलाकर अभी की फिलहाल स्थिति है। एक तरफ राजनीति, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया, और सवाल फिर अब यही उठते हैं कुल बड़े कि क्या जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करके विपक्षी जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर कुछ भी बोलकर राजनेताओं का निकल जाना अब संभव नहीं है। ये जो केस है, ये जो सजा है, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। हमारे साथ इस वक्त महेश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अतुल पाटिल साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आबा सिंह वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं अतुल पाटिल साहब, राहुल गांधी अभी कुछ देर में दिल्ली में उतर जाएंगे, कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी या उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों ट्वीट करने से क्या होगा? क्योंकि ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। देश के अंदर अगर कोई कोर्ट में जाता है क्रिमिनल डेफेमेशन लेकर और कोर्ट को लगता है कि वहां पर राहुल गांधी की गलती है, तो इसमें बीजेपी और जो सत्ता रूढ़ी पार्टी है उसको कहां जिम्मेदार ठहरा रही है कांग्रेस? आपने जो कहा तो मैं कुछ तथ्य जो है आपके सामने रख दूं। क्या इसमें प्रोसीजर फॉलो किया गया? ये तो मेंटेनेबिलिटी पे उठ जाना चाहिए था केस, क्योंकि स्पेसिफिक नाम लिया था। स्पेसिफिक अगर इसमें कोई किसी का लोकस ठंडा अगर बनता है तो नीरव मोदी का बनता है, ललित मोदी का बनता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही है। यहां नरेंद्र मोदी जी का भी बनता है, वो भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर तो मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का जो केस है वो विड्रॉ कर लिया जाता है, नोटिस विड्रॉ कर लिया जाता है। ये देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। देखो, मिस्टीरियसली आरपीआई में अमेंडमेंट की है, जो मानहानि के केस में सदस्यता जाती नहीं थी, लेकिन आरपीआई में इन्होंने अमेंडमेंट किया है। वो डेट अभी मेरे पास आई जाएगा। और देखिए बात कैसे हुई है। ये पूर्णेश मोदी अहमदाबाद हाईकोर्ट में गए थे, तब केस चल रहा था दवे जी के कोर्ट में, और दवे जी का ट्रांसफर हो जाता है, वर्मा जी आते हैं, और उसके बाद जो है इसका जो भी है नतीजा आता है। तो कुछ मिस्टीरियस चीजें जो हुई है, ये सरकार राहुल जी को डरना चाहती है। ये सरकार जो भी मौका मिले घर में पुलिस। अतुल पाटिल थोड़ा संभल कर बोलिएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं आप कोर्ट के फैसले से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के और जज की जो मंशा है, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा संभल के इस बात को बोलिएगा सर, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ खेल इसमें करा गया और राहुल गांधी को मेंटेनेबिलिटी है या नहीं, ये तो कानूनी बात है ना सर, ये तो कोर्ट तय करेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे यहां बैठ के। अंकित जी देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में असहमति भी जताते हैं। सर लेकिन एक बात बताइए, आप दो चीजें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से असहमत है लेकिन सम्मान है, और सरकार खेल कर रही है। तो अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो सरकार इसमें कहां से आ जाती है? तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है सरकार का, जी कैसे ट्रांसफर्स होती है, कैसे लोग किया जाता है। लीगल डिपार्टमेंट करता है सब। लेकिन एक अंकित जी, एक बात मैं फिर से नहीं, लीगल डिपार्टमेंट कुछ भी करता हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी आता हो, लेकिन जज को तय करना होता है ना। या आप ये कह रहे हैं कि जज को भी सरकार ने अपने हिसाब से बना दिया था? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, हमने सम्मान के साथ कहा है कि हमारी असहमति है। जो पूर्णेश मोदी जी ने कहा था उनका कोई कई जिक्र नहीं था। जिक्र था ललित मोदी जी का, नीरव मोदी का और नरेंद्र मोदी जी का। इनका लोकस स्टैंडर्ड नहीं था। हाँ। तो लोकस स्टैंडर्ड नहीं था, फिर भी आया है, इसलिए असहमति है। मुझे याद नहीं है, हम अभी रिसर्च करने बैठे थे, मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब किसी राजनेता को क्रिमिनल डेफेमेशन में इस तरीके से सजा हुई, वो भी सीधे मैक्सिमम सजा दी गई 2 साल की। तो क्या कहीं ना कहीं इन कानूनों का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है? कतई नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि
नैतिकता का भी ये तकाजा है। सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति जो है कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से लोग आहत होते हैं, एक आप सरनेम से जुड़ी हुई बात कह के और सबको चोर बताना, और उस चोर बताने के ऊपर कभी माफी ना मांगना, और जब कोर्ट के आप अंदर आते हैं तो वहां भी आप माफी नहीं मांगते हैं, इससे जाहिर होता है कि आपका राजनीति में रहने का आप कोई आधार नहीं है। और उसके ऊपर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, जो व्यक्ति कानून बनाता है वही कानून तोड़ता है, तो उससे बड़ी इस देश की विडंबना और क्या होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है अंकित जी कि आज जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने, मल्लिका अर्जुन जी ने, या अभी हमारे जो ये कांग्रेस के मित्र हैं, जिस तरह से देश के कोर्ट कचहरी और कानून पे सवाल दागे जा रहे हैं, ये अपने आप में जाहिर करता है कि ऐसे लोगों को ना इस देश का संविधान, ना इस देश का लोकतंत्र, और इनके जो नेता बाहर विदेशों में जाकर जो कह रहे हैं ये बताइए कि हम लोकतंत्र में हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आज जो इन लोगों ने ये इस आदेश के बाद जिस तरह का ये नजीर पेश करने जा रहे हैं। नहीं तो सर, अगर आदेश कानून और व्यवस्था का है तो फिर उसमें बीजेपी क्यों इतना ढोल पीटती फिर रही है? आप कह रहे हैं कि नैतिकता का भी बात होती है, राजनेताओं को पता चलना चाहिए कैसी। बीजेपी के नेताओं की फहरिस्त निकाल के मैं बैठ जाता हूं, उन्होंने कैसी कैसी बातें कही है, बस फर्क इतना है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ क्रिमिनल डेफेमेशन का, इस वजह से आप कह सकते हैं कि अभी हमारे को तो कुछ हुआ नहीं इस बारे में। नहीं, बात आप बात कह रहे हैं, इस तरह का कोई जाति सूचक या सरनेम के वजह से किसी को चोर कह देना, इस तरह की कोई बात तो कभी किसी राजनेता ने ना कही ना सुनी गई। और ये तो फिर की बात है कि जिसको लेकर, अगर मेरा एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेस की विधवा क्या था? पूरी बात अगर कंप्लीट हो जाए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात कंप्लीट। अतुल जी, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है अंकित जी कि भारतीय अगर राजनीति को आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो उसमें सूचिता और सभ्य तरीके से अपने बात रखने का जो है हमेशा रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिला है। अरे सर, अगर राहुल जी सर बड़ी लंबी लकीर खींच रहे हैं आप, उस लकीर के सामने अपने भी आपको, मतलब दोनों तरफ की पार्टी के बड़े सारे नेता उस लकीर के सामने थोड़े छोटे बौने दिखाई पड़ेंगे हर्षवर्धन जी। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक लड़ाई है कानूनी तौर पर, जो कानूनी तौर पर राहुल गांधी लड़ेंगे, उन्हें मौका दिया गया है, इसमें क्या लकूना था नहीं था हाईकोर्ट तय करेगा, इसको रोकना है नहीं रोकना है वो एक अलग बात है। मैं राजनीतिक तौर पर आपसे बात समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो अभी स्टैंड लिया है माफी ना मान के, वो पॉलिटिकल मार्टर बनने की कोशिश है, और क्या इसको तूल देने से राहुल गांधी को कुछ राजनीतिक लाभ मिलने वाला है क्या? अंकित जी, किसी को अपशब्द कहना, किसी जाति को अपशब्द कहना और उस पर माफी न मांगने के लिए अड़े रहना, इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए क्या? इस देश में राजनेता कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नेता लोग कह रहे हैं, बड़ी लिस्ट गिना रहे हैं कि उस पार्टी के नेता ने ऐसी गंदी गंदी बातें कही, उस पार्टी के नेता ने ऐसी गंदी गंदी बातें कही, लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। राहुल जी ने सभी मोदी को जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। सवाल यहां यह है कि क्या राजनैतिक नैतिकता, राजनैतिक शुचिता वो बिल्कुल बची नहीं रहेगी? और ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी को लगता है कि शायद वो इस देश में कानून से ऊपर हैं। राफेल मामले में माफी मांगनी पड़ी थी या नहीं मांगनी पड़ी थी? और जब आप कह रहे हैं माफी नहीं मांग रहे हैं, तो अगर उनको ये होता तो आज उनको जमानत भी नहीं लेनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि हमने ये कहा है, मैं इस पर अड़ा हुआ हूं और सदस्यता चली। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जमानत का अधिकार चाहिए। तो सवाल यही है कि आप कानून अपने पक्ष में चाहते हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति हो, हम आप हो, तो कहां जाएंगे? यानी नेताओं की बदजुबानी की वजह से जो पूरे समाज में नैतिकता खत्म हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और तब तो शायद अदालतें भी नहीं बचा पाएंगी, तब तो 30 दिन के लिए अवसर भी शायद नहीं मिल पाएगा। पहले जेल जाएंगे, उसके बाद फिर बात होगी। तो यहां तो राहुल गांधी को जेल नहीं हुई, जमानत मिल गई, 30 दिन का अवसर मिल गया। मुझे लगता है कि सभी नेताओं को यह तय करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को, कि किसी भी वजह से कोई ऐसी विभाजनकारी टिप्पणी, किसी को अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों की जानी चाहिए। अगर ये राजनीतिक लाभ के लिए होती है तब तो और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हर्षवर्धन जी, ऐसा तो है नहीं जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी का जो अभी मामला हुआ है वो तो एक नजीर बन सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पाक साफ होगी। कम्युनली सेंसिटिव नारे हों, कम्युनली सेंसिटिव बातें हों, या इस तरीके की लूज टॉक जिसको अंग्रेजी में कह दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ गई थी, जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे, ये राजनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गई है। नहीं, इसीलिए इसको रोकना जरूरी है।
मैं अगर वॉट अबाउटरी में ही हम चलेंगे और हम कहेंगे किसी ने पहले क्या कह दिया था, किसी ने उससे पहले क्या कह दिया था, हाँ। ये बहुत बड़ा मसला है। 2019 में ही राफेल के मसले पर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, उसी समय का ये मसला है। तो सवाल ये है कि मैं कह रहा हूं कि जो भी नेता हैं, मैं उसमें कोई कांग्रेस पार्टी या भाजपा का मसला नहीं, इरादतन कोई अगर किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म, किसी भी तरह की कोई अपमानित करने वाली अपशब्द कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आभा सिंह जी, इसमें दो सवाल अब कानूनी तौर पर भी निकल के आते हैं। एक, जो क्रिमिनल डेफेमेशन का पूरा मुद्दा है, जिस पर 2016 में अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी खुद पेटिशनर थे, जो उन्होंने कहा था क्रिमिनल डेफेमेशन का कम से कम जो लॉ है लीगली उन क्लॉजेस को हटा देना चाहिए। एक सिविल डेफेमेशन का मामला है, इसको सिविल डेफेमेशन की तरह देखना चाहिए। और दूसरा, क्या सच में राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? कानून क्या कहता है? देखिए, पहली बात जो वो क्रिमिनल डेफेमेशन की है, उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे। राहुल गांधी की बात आपने सही की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल डेफेमेशन रहेगा, उसको समाप्त नहीं किया। और साथ ही साथ सिविल डेफेमेशन भी है और क्रिमिनल दोनों है, दोनों की प्रक्रिया है। सिविल जो है बहुत समय लेता है, क्रिमिनल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और जेल से लोग डरते हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है क्रिमिनल डेफेमेशन आज का समय देखते हुए, अगर आप देखिए SC/ST एक्ट में तो डेफेमेशन में 7 साल की सजा है, क्रिमिनल FIR में डेफेमेशन छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल जाति धर्म के नाम पे किसी को अपमानित करना वो बिल्कुल सही नहीं था। और मुझे लगता है कि, लेकिन जो चीज मुझे सही नहीं लगती वो 2 साल की सजा है। आज तक किसी को डेफेमेशन में इतनी ज्यादा सजा तो नहीं दी गई है, 1 महीने 2 महीने। तो मुझे लगता है कि चूंकि चुनाव आ रहा है, 2 साल की सजा शायद उनकी सदस्यता, जो आपका दूसरा सवाल है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है 10th शेड्यूल जब आया और उसमें हुआ कि जो है सेक्शन 8 आया और सेक्शन 8 में कहा गया कि अगर 2 साल तक, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। लेकिन ये पावर जो है स्पीकर को दी गई है कि वो इसको कम कर सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन या ज्यादा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के भी रोल को इसमें दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी उनकी बेल उनको दी गई है और उनको समय दिया गया है, 3 महीने का समय है, वो सेशन कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये तो नेताओं के लिए आपने बोला, महिलाओं के लिए कितने अपशब्द ये पॉलिटिशियंस बोलते हैं, तो डेफेमेशन का कानून कड़क किया जाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे सब भी, मैं कहूंगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में आने से डरते हैं कि किस तरह उनके कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। तो राहुल गांधी के इसको जो है एक एग्जाम्पल तो जरूर बन रहा है। लोग अब नेता जो है आगे से सोचेंगे। और ये कहिए कि ये पॉलिटिकल है, केजरीवाल का आना और कहना कि ये ऑपोजिशन को रोका जा रहा है, उससे मैं नहीं सहमत होती, क्योंकि ये सिर्फ लॉ है। अंकित जी, आप सही कह रहे हैं कि ये सेक्शन 499 और 500 IPC की बात है। ये सेक्शन 50 IPC की बात है कि यू आर कमिटिंग डिसहार्मनी, आप लोगों को उकसा रहे हैं कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा करने के लिए, यू आर डिस्टर्बिंग द पीस। तो मेरा कहना है कि कानून की नजर से देखिए तो अब की राहुल गांधी फंस गए हैं और कई नेताओं को फंसना चाहिए। अतुल जी, ये जो हम बात अभी कर रहे हैं, जैसे आप जो बातें कह रहे हैं उसको कोई दो राय नहीं है, जो बिल्कुल ठीक बात है। बड़े सारे नेताओं ने बड़ी सारी बातें कही होंगी, लेकिन हाल फिलहाल में कोई ऐसा और केस तो हमें याद आता नहीं, या किसी ने केस करा नहीं। अगर ये केस में कानूनी तौर पर, अब ये बहस का विषय हो सकता है, 2 साल की सजा होनी चाहिए थी, 1 महीने की सजा होनी चाहिए थी, 15 दिन की सजा होनी चाहिए थी, वो तो जज के विवेक के ऊपर है और उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बार फंस गए हैं? आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को बहुत ज्यादा, राहुल गांधी को खुद भी, कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, एक बात तो समझ लीजिए, राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ये 75 साल में ये भी पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो सत्ता पक्षी संसद चलने नहीं दे रहा है, जो कि उसकी जिम्मेदारी है। सर, वो कोर्ट से उसका मामले से क्या जुड़ा हुआ है? सुनिए ना अंकित जी, मैं बता रहा हूं आपको, राहुल जी वहां नहीं पहुंचने चाहिए। संसद में पोल खुलेगी, संसद में JPC लगानी पड़ेगी, इसके डर के मारे सब ये हो रहा। अभी रफाल की बात वो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही थी, रफाल के बाद में उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने की वजह से माफी मांगी थी। वो चौकीदार चोर है या जो भी रफाल में हुआ था वो हमने वापस नहीं लिया है, या ना राहुल जी ने वापस लिया है। जो देश के सुरक्षा के साथ खेल होगा, अगर देश की स्ट्रेटेजिक असेट्स को दिया जाएगा, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, उसमें घपला होता है और देश की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो वो विषय नहीं है, तो सही कोर्ट कीजिए। अगर जान देने के लिए तैयार है तो फिर राहुल गांधी जी को सजा में चले जाना चाहिए, इमीडिएटली बेल क्यों ले ली फिर? अंकित जी एक बात समझ लीजिए आप, जो बातें हुई है, मैंने कहा लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई उन्होंने, अगर आपको लगता होगा ललित मोदी चोर नहीं है,
अगर आपको लगता होगा कि नीरव मोदी ने इस देश की संपत्ति का चोरी करके भाग गया, अगर आपको लगता नहीं होगा मेहुल चोकसी ने ये नहीं किया होगा, तो वो आपको मुबारक। लेकिन सर, मुझे मुबारक होने से कुछ नहीं होगा, और मुझे क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक पत्रकार हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और जनता को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता है। आपको क्या लगता है, इससे भी जनता को फर्क नहीं पड़ता। जनता को तो इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ है उसको आप राजनीतिक तौर पर, क्या राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, घड़ी है कांग्रेस के लिए, ये मानते हैं इसको या नहीं मानते? हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। उसी संविधान में, उसी संविधान के एक आर्टिकल और एक लॉ के तहत राहुल गांधी जी को सजा हुई है। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे कोर्ट का पूछता हूं, आप कहीं और चले जाते हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका काम है अपनी पार्टी को किसी भी हालत में सपोर्ट करना, अपनी पार्टी को यहां पर बचाव करना, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन बस मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि सवाल आज कोर्ट के ऊपर है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं और बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। वो दोनों में थोड़ा तर्क संगत नहीं, वो थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन बात यह भी समझने की होगी जो आभा जी कह रही थी, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपको आखिरी याद है जिसमें किसी नेता के ऊपर एक क्रिमिनल डेफेमेशन का इस तरह से केस होने के बाद उसमें सजा हुई हो और सीधे मैक्सिमम सजा कर दी गई? बीजेपी के नेता इसमें पेटिशनर हैं, प्रनेश मोदी साहब। तो क्या कहीं ना कहीं इस तरह के कानून का इस्तेमाल करके डराने की कोशिश है? यह सवाल उठता रहेगा, उठाएगी भी कांग्रेस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ एक आ रही है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेकर उस न्यूज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर अमृतपाल केस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। अमृतपाल 19 मार्च को हरियाणा पहुंच गया था, यानी कि पंजाब की सीमा 18 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके पूरे एक दिन बाद 12 घंटे के अंदर 5-6 गाड़ियां बदलकर अमृतपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में पहुंच गया था, जहां पर शाहबाद का जो इलाका है वहां पर वो रुका था। 19 मार्च को बलजीत कौर के घर पर रुका था अमृतपाल। बलजीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलजीत कौर ने कहा कि अमृतपाल स्कूटी पर आया था। तो ये किस तरीके से अमृतपाल ने वहां से बचने की जो कोशिश की, उस कवायद में एक के बाद एक कैसे चीजें सामने निकलकर अब आ रही हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह कि अमृतपाल पंजाब से निकलकर हरियाणा के अंदर दाखिल हो गया था, यानी कि पंजाब पुलिस की नाकामी जो है वो इससे वो भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पूरा ऑपरेशन जो था उसको किस तरीके से प्लान किया गया था कि जब वो बच के भागा तो बॉर्डर को भी क्रॉस करने में सक्षम रहा, और अब 6 दिन बाद भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार इस खबर पर जुड़ी हुई एक जो बड़ी बातें हैं वो लेकर हमारे लिए आ रहे हैं। सौरभ, ये बात तो तय है कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से निकल के यानी कि स्टेट का बॉर्डर तो क्रॉस हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल 18 तारीख की देर रात या 19 तारीख की सुबह बॉर्डर क्रॉस हो गया था, और वो बचता बचाता उसने हाईवेज नहीं लिए। उसे पता था कि हाईवेज पे पुलिस की पेट्रोलिंग है, पुलिस बैरिकेडिंग है, इसलिए वो गांव के रास्ते से पंजाब से हरियाणा पहुंचा और फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा। कुरुक्षेत्र में शाहबाद इलाके में 19 तारीख की रात में रुका। वहाँ एक बलजीत कौर नाम की महिला है, बलजीत MBA है और उसका भाई हरियाणा सरकार में काम करता है। बलजीत को कल देर शाम पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। हरियाणा पुलिस के साथ में जॉइंट ऑपरेशन था। बलजीत कौर ने बताया कि 19 तारीख की रात में पप्पल प्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह एक स्कूटी में आए थे और उसके घर पे रुके रात में, और फिर 20 तारीख की सुबह होते ही निकल गए। और जो हमारे पुलिस सूत्र हैं उनका ये भी बताना है कि बलजीत कौर पप्पल प्रीत के साथ कांटेक्ट में थी, और वो जो आइडियोलॉजी है अमृतपाल की और पप्पल प्रीत की उससे अलाइंड थी। हम लगातार ये बताते रहे कि पप्पल प्रीत राइट हैंड मैन था, रीढ़ की हड्डी है अमृतपाल का, इसीलिए अमृतपाल ने उसको चुना भागने के लिए। तो पप्पल प्रीत और अमृतपाल साथी हैं। 19 तारीख को ये लोग हरियाणा पहुंच गए थे। तो ये तो तय हो गया, बिल्कुल स्टैब्लिश फैक्ट है कि वो पंजाब में नहीं है। हरियाणा से उनका प्लान, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड जाने का भी बना रहे थे, पर अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन इसकी जरूर पुष्टि हो गई है कि 19 तारीख की रात में वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बलजीत कौर के यहाँ रुका। शाहबाद टाउन अपने दर्शकों को बता दें अंकित कि वो इलाका है, वहाँ पे सिख पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है। बलजीत कौर इंस्टाग्राम के थ्रू
पप्पल प्रीत के टच में आई थी और वो आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड थी। पप्पल प्रीत अमृतपाल का खास है, पेशे से पहले जर्नलिज्म करता था, जर्नलिस्ट था और बाद में वो अलाइंड हो गया, तो लोग उसे मीडिया एडवाइजर भी कहते हैं अमृतपाल का। तो दोनों रात में रुके। पप्पल प्रीत ने एक अननोन नंबर से बलजीत कौर को फोन किया था और बलजीत कौर ने मदद की है। बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका घर भी इस वक्त सील कर दिया गया है और पंजाब की और हरियाणा पुलिस की एक जॉइंट टीम है जो इससे पूछताछ कर रही है। सेंट्रल एजेंसीज भी बलजीत कौर से पूछताछ कर रही हैं और बलजीत कौर ने बता दिया है, माना है कि उसे पता था कि अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी उसने मदद की। तो बलजीत कौर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और अमृतपाल हो सकता है कि हरियाणा में भी ना हो, क्योंकि 20 तारीख की सुबह गया है और आज 2 या 20 तारीख की सुबह मंडे और आज हम थर्सडे हैं और मतलब समझिए 3 दिन गुजर गए हैं। तो हो सकता है वो हरियाणा से भी निकल करके उत्तराखंड या कहीं और हो, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं पता है अमृतपाल। लेकिन ये तय हो गया है कि पंजाब उसने 18 तारीख की देर रात या 19 तारीख की सुबह छोड़ दिया, कुरुक्षेत्र शाहबाद रुका और हाईवेज को अवॉइड करते हुए वो पीछे गांव के रास्तों में गया, जो उसके कह लीजिए तरीके से स्लीपर सेल्स नहीं कह सकते, लेकिन जो उसके आइडियोलॉजी की से अलाइंड लोग थे उनसे टच में रहा, फोन बदलते रहे ये लोग और गांव के रास्ते से ये शाहबाद पहुंचे और वहां से भी ये सुबह 20 तारीख को फरार हो गए। तो 20 तारीख को शाहबाद से यानी कि कुरुक्षेत्र के इलाके से फरार हुए, अब वो हरियाणा में है, उससे भी आगे किसी और राज्य में पहुंच गया है, वहां से कहां पहुंचा हुआ है। अब एक बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के सामने बनकर यह खड़ी हुई है। 6 दिन तक अभी तक भी वो अमृतपाल उनकी गिरफ्त से बाहर है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो एफआईआर नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं। एक कोई प्रिंटर है, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और 6 गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से। ये शोभा देता है हमको? इतने महान देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं परसों से। ये पोस्टर ही तो था, मोदी हटाओ देश बचाओ, लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया? तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता है जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से
विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। हैं जी, अभी आएंगे उस पे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है, कोलार वाले वक्तव्य के विषय में वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। फ्रेंड्स, वी हैव ए 170 पेज judgment, which is still subject to translation, and I would like to be a little cautious before I start going into details, which I am sure we'll have shortly. It's in Gujarati. We believe that this is full of errors and legally unsustainable conclusions. But make no mistake, generally, all your attempts to create a chilling effect, a throttling effect, a strangulating effect on open, fearless speech relating to public interest will not stop either Rahul Gandhi or the Congress party. This particular speech was made in the context of price rise and unemployment, as the speech transcript shows. It was made in Kolar more than 3-4 years ago. And there are some disturbing aspects of this judgment which of course shall be subject to challenge proximately and immediately, but which I want to share with you very briefly. Firstly, the heart of the law of defamation, criminal defamation, is that
persons who are complainants should be those who must be able to demonstrate how they personally, A, B or C, is defamed. How is he or she prejudiced? Now the admitted position is that no one which is the subject matter of the statement which is found to be offending has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. A leader of the political party of India with a pan-India footprint was speaking about unemployment, price rise, in the course of which there is a sentence which has been found to be offending, less than a sentence. The focus of the speech was not these three persons. The intent of the speech was not these three persons. The thrust of the substance of the core of his speech was not these three persons. In less than half a sentence on a speech about public interest, political issues in the country, major economic issues like unemployment and price rise, social issues, there cannot be any possible malicious intent, which is again another vital condition precedent to make out the criminal defamation. And that is patently missing. Thirdly, friends, it appears, and I think we are right more or less, but again we will check up and revert to you, that after this complaint was filed and the magistrate who was at that time one Mr. X took up the matter, a large chunk of the time of the last 2-3 years was taken up by the complainant himself in going to a higher court and getting a stay of the entire proceedings, which is rather unusual for a complainant who should be interested in expedition. The same complainant, after a long period of time where he himself stayed his own complaint, suddenly withdrew the complaint, apparently after the magistrate in respect of whom, before whom the matter had initially come, had ceased to hold office and a different magistrate had taken office. It is that second person, Y, who appears to have passed this order of conviction. Fourthly, as we all know, this was an event in the course of a political speech completely dealing with various public interest issues in the state of Karnataka at Kolar, without meaning to be. राहुल गांधी की सजा के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के एमपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारी खामियां गिना रहे थे, ये भी बता रहे थे कि इसके पीछे कुछ मंशा जो है वो समझ नहीं आ रही। किस तरीके से प्रदेश मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने ये पूरी पिटीशन फाइल करी थी, उन्होंने पिटीशन वापस ली, इंतजार किया, जब एक मैजिस्ट्रेट चले गए फिर दूसरे मैजिस्ट्रेट आए, फिर पुनः इसको दाखिल किया गया, तो कहीं सारे सवाल उठाए जा रहे थे कानूनी प्रक्रिया पर और साथ ही साथ इस मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पर भी, और कांग्रेस इसको चैलेंज करेगी, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे थे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वहां पर कांग्रेस नेता जो हैं, बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता जमा हो गए हैं और राहुल गांधी का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। तो उनके समर्थन में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए हैं, कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सजा को राजनीतिक तौर पर किस तरीके से एक उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। भुनाने की कोशिश तो देखिए सत्ता पक्ष भी कर रहा है, तो दोनों तरफ से इस पर राजनीति जो है वो एक अलग तौर से इस वक्त जा रही है, चल रही है। और ये सीधे तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आ रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते,
जीएसटी ठीक से लागू हो गया होता, इतनी तकलीफ नहीं होती पूरे देश के अंदर व्यापारियों को जितनी आज जीएसटी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, ये 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, बोले बड़ी क्रांति आ जाएगी, बड़ी क्रांति आ जाएगी। किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं मर जाएंगे, ये कानून मत करो, माने ही नहीं। अंत पंत में जब 1 साल कई 750 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बाद इनको 3 कानून वापस लेने पड़े। आज अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, वो पहले ही समझ जाते कि ये 3 कानून किसानों के खिलाफ है। पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये चल क्या रहा है? सरकारी स्कूल तो और खुलने चाहिए थे। 60,000 क्या 6 लाख सरकारी स्कूल खुलने चाहिए थे। देश में 6.25 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए।